नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, गाय स्पियर की द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। हम्म। अब देखिए, नाम से लगता है कि ये कोई स्टॉक मार्केट की गाइड होगी, पर ये वो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक एक बदलाव की कहानी है। हाँ, एक ऐसे इंसान की जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ा है, वॉल स्ट्रीट की शायद सबसे जहरीली जगहों में से एक में काम करता है, और फिर अपने हीरो वॉरेन बफेट के साथ एक लंच के लिए $6.5 लाख खर्च कर देता है। $6.5 लाख का लंच, हम्म। ये तो अपने आप में एक कहानी है। और वो ऐसा क्यों करता है? सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए। तो ये सफर है एक लालची खुदगर्ज बैंकर से एक उसूलों वाले शांत निवेशक बनने का। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात शायद यही है कि ये कहानी सिर्फ एक बेहतर निवेशक बनने की नहीं है, ये एक बेहतर इंसान बनने की है। हम्म। ये दिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है। आपको अपने आसपास का माहौल, अपनी आदतें, वो सब बदलना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं, सबसे अंधेरे हिस्से से। स्पियर अपने करियर की शुरुआत करते हैं डीएच ब्लेयर नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से। हाँ, वो खुद इसे सांपों का अड्डा या स्नेक पिट कहते हैं। और वो सिर्फ एक नाम नहीं था, माहौल वाकई वैसा ही था। मतलब हद से ज्यादा कंपटीशन, जहां हर कोई बस दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। अच्छा। स्पेयर बताते हैं कि वहां सही और गलत के बीच की जो लाइन होती है, वो पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। मतलब किसी ने उनसे सीधे सीधे झूठ बोलने को नहीं कहा होगा, है ना? नहीं, सीधे सीधे नहीं, लेकिन पूरा कल्चर ही ऐसा था, माहौल ऐसा था कि जो संदिग्ध डील्स हैं उन्हें चमकाकर एक अच्छी कहानी बनाकर निवेशकों को बेचा जाए। इसका कोई उदाहरण है किताब में? मतलब ये असल में होता कैसे था? हाँ, एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कोल्ड फ्यूजन वाली डील का। ओके। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे ज्यादातर वैज्ञानिक बकवास मानते थे। स्पीयर को भी अंदर से पता था कि ये चलने वाली नहीं है। हम्म। लेकिन फर्म का काम विज्ञान देखना नहीं था, उनका काम था एक अच्छी आकर्षक कहानी बेचना, बस। और स्पियर का रोल इसमें ये था कि वो अपनी अपनी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्री का इस्तेमाल करके इस बकवास को भरोसेमंद दिखाएं। वाह, बिल्कुल। मतलब आप सोचिए, अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल लोगों को एक तरह से धोखा देने के लिए करना। यही तो विडंबना है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, हाँ, कि क्या हमारी ये जो टॉप क्लास एजुकेशन है, ये हमें असल दुनिया की नैतिक चुनौतियों के लिए सच में तैयार करती है? सही सवाल है। स्पीयर ने जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जैसी किताबें पढ़ी थी, बहुत गहराई से। लेकिन उन्हें ये समझने में 18 महीने लग गए कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो खुद एक नैतिक दलदल है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक तरफ आप न्याय के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ असल जिंदगी में। अन्याय का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि माहौल का असर बहुत गहरा होता है। हम्म। जब आपके आसपास हर कोई वही कर रहा हो, तो वो चीज आपको नॉर्मल लगने लगती है। हम्म। दिमाग उसे जायज ठहराने के तरीके ढूंढ ही लेता है। और जब उन्होंने आखिरकार वो नौकरी छोड़ी, हम्म। तो उन्हें लगा जैसे उनके हाथों पर कोई ऐसी गंदगी लग गई है जो कभी धुलेगी ही नहीं। राइट। उनकी प्रतिष्ठा वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और शायद यहीं से उनकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। हम्म। इस निराशा के दौर में वो वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, रॉजर लोवेनस्टीन की लिखी बफेट की जीवनी उनके लिए एक एक लाइफलाइन जैसी बन गई। अच्छा। उस किताब को पढ़ते हुए उन्हें एहसास हुआ कि बिजनेस करने का एक और तरीका भी है। एक ऐसा तरीका जो ईमानदारी, सादगी और लंबी सोच पर आधारित है। मतलब डीएच ब्लेयर की दुनिया से बिल्कुल उल्टा। जमीन आसमान का फर्क। जहां ब्लेयर में हर दिन एक नया ड्रामा था, वहीं बफेट ओमाहा की शांति में बैठकर दशकों के लिए सोच रहे थे। हम्म। वो आया एक ऐसे इंसान से जिससे वो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते थे। टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का पढ़ा लिखा इंसान एक मोटिवेशनल गुरु के पास जा रहा है। बहुत अजीब। और स्पीयर खुद भी शुरुआत में बहुत हिचका रहे थे। हम्म। उन्हें ये सब बहुत अमेरिकी और सतही लगता था। हम्म। लेकिन एक दोस्त के जोर देने पर वो चले गए, और वहां का एक अनुभव उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कौन सा अनुभव? फायर वॉक, यानी अंगारों पर चलना। अंगारों पर चलना। मैंने सुना है इसके बारे में। इसका उन पर क्या असर हुआ? इसने उनके दिमाग के सारे ताले तोड़ दिए। इसने उन्हें सिखाया कि जिस चीज को आपका दिमाग नामुमकिन मान रहा है, वो असल में मुमकिन है। हम्म। ये सिर्फ एक मानसिक बाधा है। उस अनुभव ने उन्हें सिर्फ सोचने वाले इंसान से एक्शन लेने वाले इंसान में बदल दिया। उन्हें समझ आया कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो और ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी कदम उठाना होगा,
बस एक कदम। और यहीं से वो असली एक्शन लेना शुरू करते हैं, अपने लिए गुरु ढूंढना। और कहानी में एंट्री होती है मोनिश पबराई की। हाँ, मोनिश पबराय, जो खुद एक बहुत सफल वैल्यू इन्वेस्टर हैं। स्पीयर उनकी एक मीटिंग में गए और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा काम किया जो किसी और ने नहीं किया। क्या किया? उन्होंने पबराई को हाथ से लिखा एक धन्यवाद का खत भेजा। बस एक खत? हाँ, बस एक खत। और उस एक खत ने गहरी दोस्ती और मेंटरशिप की नींव रख दी। स्पीयर कहते हैं कि ये जिंदगी में वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक छोटा सा काम जिसकी लागत लगभग 0 है, भी करना। अच्छा। पबराई ने खुद वॉरेन बफेट के शुरुआती पार्टनरशिप मॉडल को हूबहू कॉपी किया था। आइडिया ये है कि अगर कोई चीज काम करती है तो उसे फिर से बनाने की कोशिश क्यों करें, बस उसे अपना लें। और इसी क्लोनिंग की भावना से उन्होंने वो काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वॉरेन बफेट के साथ चैरिटी लंच के लिए बोली लगाना। वही $6.5 लाख वाला लंच। स्पीयर और पुबरई ने मिलकर ये बोली जीते। उस लंच का सबसे बड़ा सबक क्या था, पैसों के अलावा? मतलब उस लंच की सबसे बड़ी सीख थी इनर स्कोर कार्ड बनाम आउटर स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट। इनर स्कोर कार्ड, आउटर स्कोर कार्ड, ये क्या है? बफेट ने उनसे एक सवाल पूछा जो स्पीयर की जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। बफेट ने पूछा, आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रेमी माने जाना पसंद करेंगे, लेकिन अंदर से जानते हो कि आप सबसे बुरे हैं, या आप दुनिया के सबसे बुरे प्रेमी माने जाएं, लेकिन अंदर से जानते हो कि आप सबसे अच्छे हैं। क्या बात है! ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया पर सब कुछ बाहरी दिखावा ही है, कितने लाइक्स, कितने फॉलोअर्स, कोई अपने इनर स्कोर कार्ड पर ध्यान कैसे दे सकता है? बिल्कुल सही सवाल है। और स्पीयर भी यही मानते हैं कि यह आसान नहीं है, बल्कि यह लगभग नामुमकिन है अगर आप गलत माहौल में हैं। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ अपनी सोच नहीं, अपना पूरा माहौल ही बदल दिया। उन्हें पता था कि न्यूयॉर्क में रहकर वो इस बाहरी दबाव से, इस आउटर स्कोर कार्ड की दौड़ से कभी नहीं बच सकते। और इसी एहसास के बाद उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया, न्यूयॉर्क छोड़कर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड चले गए। हाँ, और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे गहरी सोच थी। न्यूयॉर्क का माहौल कैसा है? वहां हर कोई आपसे ज्यादा कमा रहा है, हर कोई हर समय एक्शन में है। ये माहौल आपको ईर्ष्या, लालच और जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। जैसे बफे ओमाहा में रहते हैं, वॉल स्ट्रीट के शोर से दूर। स्पीयर ने ज्यूरिख को अपना ओमाहा बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने खुद को उस जहरीले माहौल से फिजिकली, भौतिक रूप से दूर कर लिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस तरह खुद को अलग कर लेने से आप जरूरी जानकारी या मौकों से चूक नहीं जाते? क्या ये एक तरह का अतिवादी कदम नहीं है? स्पीयर का तर्क ये है कि एक निवेशक के लिए गलत जानकारी या शोर शराबे से होने वाला नुकसान कुछ मौकों को चूक जाने के नुकसान से कहीं ज्यादा है। अच्छा। न्यूयॉर्क में रहकर आप हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ज्यूरिख की शांति ने उन्हें लंबा और गहरा सोचने का मौका दिया। उन्होंने सिर्फ शहर ही नहीं बदला, अपने काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है, उन्होंने अपने ऑफिस को भी एक खास तरीके से डिजाइन किया। कैसे? उन्होंने अपने ऑफिस में ब्लूमबर्ग टर्मिनल, जो स्टॉक मार्केट की जानकारी का एक बड़ा जरिया है, उसे ऐसी जगह रखवाया जहां से उसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो। नया। यही तो सबसे गहरी बात है। स्पीयर्स ने यह मान लिया कि वो भी एक इंसान है और उनमें भी वो सारी कमजोरियां हैं जो हम सब में होती हैं, लालच, डर, अधीरता। तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां उनकी कमजोरियां उन पर हावी ना हो सकें। उन्होंने जानबूझकर अपने और बाजार के शोर के बीच एक दीवार खड़ी की। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नियम बनाए ताकि वो अपनी भावनाओं के शिकार न बने। हाँ, और ये नियम बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली हैं। पहला, स्टॉक की कीमतें कम से कम देखना। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप कीमतें देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको कुछ करने का मन करेगा, जबकि अक्सर सबसे अच्छा काम होता है कुछ ना करना। ठीक है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम भी काफी दिलचस्प है। अगर कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश करे तो उसे कभी नहीं खरीदना, क्योंकि बेचने वाले का अपना स्वार्थ होता है। वो आपको वही कहानी सुनाएगा जो वो चाहता है कि आप सुने। तो स्पीयर ने बाहरी प्रभावों को कम करने के लिए ये नियम बनाया। और एक नियम जो मुझे सबसे अजीब लगा, कंपनी के मैनेजमेंट से बात नहीं करना। हर कोई तो कहता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी सबसे जरूरी है। हाँ, पर स्पीयर का मानना है कि सीईओज इतने बेहतरीन सेल्समैन होते हैं कि वो आपको कुछ भी यकीन दिला सकते हैं। वो अपनी कंपनी की इतनी गुलाबी तस्वीर पेश करेंगे कि आप भावुक होकर गलत फैसला ले सकते हैं। स्पीयर कहते हैं कि बेहतर है कि आप सिर्फ उनके काम को देखें, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनकी बातों को नहीं।
मतलब उन्होंने हर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की जहां से भावनाएं उनके फैसलों पर असर डाल सकती हैं। और फिर उन्होंने एक और टूल अपनाया, चेकलिस्ट। हाँ, चेकलिस्ट। जैसे एक पायलट उड़ान भरने से पहले हर चीज चेक करता है, वैसे ही स्पीयर किसी भी निवेश से पहले एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उस चेकलिस्ट में किस तरह के सवाल होते हैं? कोई फॉर्मूला? नहीं, कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं, बल्कि सवालों की एक सूची है जो उन्हें उनकी पुरानी गलतियों की याद दिलाती है। जैसे कि? कुछ सवाल ऐसे होते हैं, क्या ये बिजनेस इतना सरल है कि मैं इसे आसानी से समझ सकती हूँ? या फिर क्या मैनेजमेंट टीम का कोई सदस्य किसी निजी मुश्किल से गुजर रहा है जो उनके फैसलों पर असर डाल सकता है? या ये कि क्या ये बिजनेस मॉडल पूरे इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है या ये किसी का शोषण करके पैसा बना रहा है? हम्म ये चेकलिस्ट उन्हें भावुकता में बहकर कोई जरूरी पहलू नजरअंदाज करने से रोकती है। बिल्कुल। तो गाय स्पियर की कहानी से ये साफ है कि एक महान निवेशक बनना सिर्फ स्टॉक चुनने की कला नहीं है, ये तो एक तरह से खुद पर विजय पाने की कला है। हाँ, बिल्कुल। ये खुद को समझने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और फिर अपने लिए जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कला है जहां आपका बेहतर संस्करण कामयाब हो सके। हम्म उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक ऐसे किले की तरह बना दिया। हाँ, एक ऐसा किला जहां भारी दुनिया का शोर और उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां उन पर हमला ना कर सके। उनका सफर हमें दिखाता है कि असल संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो उन उसूलों, रिश्तों और आदतों में होती है जो हम अपने लिए बनाते हैं। सही कहा। उन्होंने न्यूयॉर्क के गॉर्डन गेको बनने के रास्ते को छोड़कर ज्यूरिक का एक शांत, विचारशील निवेशक बनने का जो सफर तय किया, वो किसी के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा न्यूयॉर्क है? हम्म वो कौन सा माहौल, कौन सी आदत या कौन सी सोच है जो हमें हमारे इनर स्कोर कार्ड के हिसाब से जीने और अपना बेहतर संस्करण बनने से रोक रही है?